Welcome to my YouTube channel Sohadev Teaching. My name is Sohadev Ghatwar. This video is presented about Indian polity and constitution. नमस्कार, मैं हूं सोहदेव घाटवार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल सोहदेव टीचिंग पर स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में एबुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो एबुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 के बाद जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या कहा गया है? द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेंटी। तो उस वक्त ब्रिटिश क्राउन ने सिद्धांत लिया था कि भारत में सॉवरेंटी लाएगा ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमारे भारत में सॉवरेंटी लाएगा। ठीक है, इन एन एपियरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था ना, उस रिवोल्ट के बाद हमारे भारत में क्या आया था? सॉवरेंटी। ठीक है, तो डिस्क्राइब एज एन आर्म सिपोई mutiny by the British historian and remembered as the first war of independence by the Indians। उस वक्त इंडिया में क्या हुआ था? स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत भी हो गया था। ठीक है, आज़ादी का संग्राम भी शुरुआत हो गया था उस वक्त इंडिया में। उसके बाद देखो क्या हुआ था। उसके बाद द फर्स्ट स्टैट्यू ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 को क्या क्या था? अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखा था। ठीक है, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक्ट ऑफ 1858 को रखा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद उसके बाद देखा जाए तो इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इसमें ब्रिटिश पीरियड में एम्पिरियल में क्या कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि यहाँ इंडिया के एक भी आदमी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। तो इसका समस्या दिखाई दे रहा था पूरे इंडिया में। ठीक है, विदाउट पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री का कोई भी आदमी कोई भी इंसान इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, द पावर ऑफ द क्राउन were to be exercised by the सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सेक्रेटरी उस वक्त क्या था? फॉर इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी चयन किया गया था। एसेस बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। उस वक्त क्या था? पहले 6 मेंबर थे, उसके बाद 15 मेंबर मतलब 15 सदस्य उस वक्त जोड़ा गया था। ठीक है, नोन एज द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस वक्त पहले तो देखो 6 मेंबर थे, 6 मेंबर के बाद अभी आया है 15 मेंबर, तो उससे काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया है। हाँ, पहले तो कंट्रोलर ऑफ काउंसिल कहा जाता था। ठीक है, अभी काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखना। तो द कंट्री वाज डिवाइडेड इन टू प्रोविजन्स। कंट्री क्या था प्रोविज़न में? मतलब प्रेसिडेंसी प्रोविज़न में, एक प्रोविज़न में क्या था? डिवीज़न में था। ठीक है, प्रोविज़न डिवीज़न में था। तो उस वक्त कंट्री पूरी तरह से क्या नहीं बना था हमारा? पूरी तरह से इंडिया एक नहीं थे, अलग अलग प्रोविज़न, अलग अलग रियासतें, अलग अलग विरासतें थे। ठीक है, तो प्रोविज़न हेडेड बाय द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इंडिया तो पूरी तरह से उस वक्त जो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं था। भारत तो अलग अलग प्रोविज़न में बटा हुआ था ना, जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ऐसा डिवीज़न में था। ठीक है, तो उसी की बात कह रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जाके देखने को मिलता है द प्रोविजनल governments had to function under the superintendent's direction and control of the governor general in all matter। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट उस वक्त किसके अंडर में था? सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर इन ऑल मैटर में था। ठीक है, मतलब
गवर्नर जनरल के सारे समस्या का समाधान जो करता था वो सुप्रिंटेंडेंट्स के माध्यम से, डायरेक्शन ऑफ द सुप्रिंटेंडेंट्स के माध्यम से उसे गवर्नर जनरल क्या करता था, प्रोविजनल डिवीजन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा था। तो ऑल द अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस वक्त दायित्वभार किसको दिया गया था, स्टेट का सेक्रेटरी को दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ने काउंसिल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व था उस वक्त काउंसिल ऑफ मेंबर का दायित्व, कंट्रोलर का दायित्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो स्टेट का जो सेक्रेटरी था वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसके हाथों था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आया धीरे धीरे, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मतलब 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस एक्ट में क्या कहा गया है, दिस is an important landmark in the constitutional history of India। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इस एक्ट में एक संविधान का इतिहास बनने का क्या दिख रहा था, लैंडमार्क मतलब पथ यात्रा दिख रहा था भारत का। ठीक है, समझ में आया होगा। बाय दिस एक्ट द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसमें जो पावर जो था क्राउन के पास, तो पावर था एक्सरसाइज कौन कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के लिए क्या कर रहा था, काम कर रहा था, कार्य कर रहा था। ठीक है, तो असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, पहले तो 6 मेंबर था ना, तो अभी 15 मेंबर कहा जा रहा है। ठीक है, 15 मेंबर नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ठीक है, पहले तो 6 मेंबर थे, 6 मेंबर के बाद आया 15 मेंबर, तो 15 मेंबर को काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा था। ठीक है, 15 मेंबर को काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो उसके हाथ में कंट्रोल था, तो उसके हाथ के बाद तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके अंडर काम कर रहा था। द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल एसाइटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो गवर्नर जनरल क्या था, सेक्रेटरी को इसका दायित्वभार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था, जिसको कंट्रोल उसके थ्रू किसके थ्रू, गवर्नर जनरल के थ्रू उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा काम करवाया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद देखने को क्या मिलता है, देखो उसके बाद जो है दिस एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल to associate representatives of the Indian people with the work of legislation by nominating them to his expanded council। तो उस वक्त जो एनेबल किया था, दिस एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपुल, तो भारतीय लोग के द्वारा उसे काम करवाना चाहता था। ठीक है, तो वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो गवर्नर जनरल ने उस वक्त सिद्धांत लिया था कि यहाँ इंडिया के लोग, इस काउंसिल में इंडिया के लोगों को भी नॉमिनेटिंग किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव लिया था। तो उम्मीद उसके बाद जाके देखते हैं क्या है। उसके बाद बात किया जाए तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर also while transacting legislative business as a legislative council, but this legislative council was neither representative nor deliberative in any sense। तो यहाँ ना तो काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव था और ना ही उनको किसी भी पद के लिए, किसी भी सीन के लिए, किसी भी मुनाफे के लिए कोई उसको आज़ादी दिया था। ठीक है, उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ठीक है, उसके बाद देखो इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था द लेजिस्लेटिव पावर को। ठीक है, ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वास्टेड देम इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के लिए।
है ना। तो चलिए आगे जाके देखते हैं, आगे जाके देखने को मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 18 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। तो द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स of the Indian Legislative Council were to be nominated by Bengal Chamber of Commerce and the Provisional Legislative Council, while non-official members of the Provisional Council were to be nominated by certain local bodies such universities, district boards, municipalities, जमींदार एक्सेट्रा। तो उस वक्त नॉन ऑफिशियल मेंबर के साथ जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था बंगाल चैम्बर। ठीक है, तो बंगाल चैम्बर के अंदर कॉमर्स से जुड़ी हुई, मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जुड़ा हुआ नॉन ऑफिशियल मेंबर को उन्होंने इंडिया के लोगों को जैसे कि यूनिवर्सिटी का कोई सदस्य हो, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई सदस्य हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ का कोई हो, ज़मींदारी का भी कोई हो,